नमस्कार। मैं शुभम पाठक और आप देख रहे हैं अखबार। देश की सियासत में हलचल है, इसका मतलब साफ है कि चुनाव है। जी हाँ, विधानसभा के चुनाव के अतिरिक्त 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत गर्म है। और एक बहुत बड़ा सवाल है और बहुत पूछे जाने वाला भी सवाल है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन। चलो, भाजपा के ओर से तो साफ है कि नरेंद्र मोदी एकमात्र चेहरा की अभी आ रहा है कि हाँ चलिए प्रधानमंत्री के लिए वो उम्मीदवार है, प्रत्याशी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि विपक्ष जो देश का एक अहम हिस्सा होता है, देश की सत्ता का एक अहम हिस्सा होता है, उसका प्रधानमंत्री चेहरा कौन। आज हमारे स्टूडियो में भी सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन। क्या नीतीश कुमार की अगुवाई में एकत्रित कर रहा है विपक्ष को, क्या नीतीश कुमार खुद को प्रधानमंत्री चेहरा मानते हैं या फिर सारा विपक्ष भी उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा मानता है, या फिर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने और उनके चुनाव लड़ने पे लगी रोक के बाद कांग्रेस फिसड्डी नजर आती है। क्या कांग्रेस की ओर से कोई ऐसे नेता आएंगे जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे? क्या विपक्ष में लड़ाइयां होनी फिर से संभव है? क्या नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के कोई बड़े नेता के बीच फंसेगा प्रधानमंत्री के प्रत्याशी होने का लड़ाई? इसी सब कई सवालों के बीच आज हम अपने स्टूडियो में ही बातचीत करेंगे कि आप एक ऐसे मतदाता के तौर पे, एक मतदाता के तौर पे क्या सोचते हैं। क्या पक्ष और प्रतिपक्ष, विपक्ष माफ कीजिएगा, विपक्ष और प्रतिपक्ष में कौन ऐसे उम्मीदवार है, कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि प्रधानमंत्री के चेहरे, जो कि लोकसभा चुनाव के जो प्रधानमंत्री चेहरा है उसके लिए परिपक्व है। नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, अरविंद केजरीवाल हो, शशि थरूर हो, या फिर कई ऐसे नेता जिनके नाम सामने आ रहे हैं कि हाँ इस प्रकार की चीजें हैं कि हाँ वो प्रधानमंत्री चेहरा बन सकते हैं अथवा नहीं बन सकते हैं। आज हम स्टूडियो में ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन। चलिए हम स्टूडियो में सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के युवा, जो कि अपना मत जो सबसे पहले रखने वाले युवाओं में से एक ऐसा कहा जा सकता है कि हमारे देश में अधिकतर मात्रा में युवा होते, तो जाहिर सी बात है कि उनका जो देखने का नजरिया है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। हमारे कार्यालय में भी एक युवा है, अनिरुद्ध। ये महाराष्ट्र से हैं और महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में तो वाकिफ ही होंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति चरम सीमा पर हर समय रहती है। तो जानते हैं इनसे कि ये एक युवा के तौर पे प्रधानमंत्री के जो इलेक्शंस होने हैं उसमें क्या सोचते हैं, लोकसभा चुनाव में क्या सोच रहे हैं ये। कैसे हैं आप अनिरुद्ध जी? जी मैं बहुत बढ़िया सर। आप बढ़िया। तो आप बताइए कि चलिए आप पत्रकारिता जगत को छोड़ के आप एक ऐसा एज अ युवा, आप लगता है कि जो चुनाव होने हैं लोकसभा के उसमें कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो कि आपके भीतर प्रभाव छोड़ रहे हैं और कौन कौन से नेता जो प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्य हैं? जी जैसे मैं सबसे पहले आपको उस मामले में बताऊंगा। आपने जैसे शुरुआत में बात छेड़ी नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बारे में। देखा जाए तो राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो यात्रा की पूरी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कहा जाए तो देखा जाए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी कांग्रेस का नाम और जो कांग्रेस की जो डूबती हुई प्रतिमा है उसे बचाने के लिए। परंतु कहीं ऐसा भी लगता, इस भारत जोड़ो यात्रा को देख कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का नाम, उससे कांग्रेस की प्रतिमा कितनी ठीक हुई या नहीं हुई इसके बारे में तो मैं कह नहीं सकते, परंतु उससे राहुल गांधी की प्रतिमा जो है वो मतलब 100 में से 80% लोगों के मन में राहुल गांधी बैठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अनिरुद्ध, एक चीज तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि चलिए उनकी जो व्यक्तित्व, उनका जो पर्सनालिटी है वो तो लोगों के बीच बेहतर हुआ, लेकिन महाशय उनकी तो सदस्यता रद्द हो गई। अब उनकी प्रतिभा को लेकर क्या करेंगे लोग? अब वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। तो प्रश्न यही है कि चेहरा कौन है भाई? जी चेहरे तो काफ़ी है वैसे देखा जाए तो, महागठबंधन में काफ़ी चेहरे हैं। देखा जाए तो मायावती जी है, केजरीवाल जी है, फिर कांग्रेस से राहुल गांधी नहीं तो क्या पता प्रियंका गांधी वाड्रा हो सकती है, या फिर नीतीश कुमार है। ऐसे तो कई चेहरे हैं। अच्छा, आप, मैं माफी चाहता हूँ कि चूंकि मैंने आपको रोका, नीतीश कुमार का आपने नाम लिया, तो आपको क्या लगता है कि आप देश की राजधानी में बैठ के बिहार के मुख्यमंत्री कि नीतीश कुमार के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री बनने के उनमें ऐसे क्या क्या गुण हैं? प्रधानमंत्री बनने के ऐसे क्या क्या गुण हैं? वाह, सवाल अच्छा है। देखिए
प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा मैं एक आपने मुझे युवा के तौर पे सवाल पूछा है, ना कि मैं एक पत्रकार के तौर पे। अगर मैं मेरा व्यक्तिगत मत इस पे दूंगा तो प्रधानमंत्री बनने के लिए इस देश में होना चाहिए अच्छा राजकीय नेता, अच्छा राजनीतिक जो स्ट्रैटेजी बना सके, राजनीति खेल जिसे राजनीति खेलनी आ सके, आनी चाहिए। मैं उनका नाम नहीं पूछूंगा आपसे, चूंकि ये इतना ओपन नहीं करना है कि आप उनका नाम नहीं, चूंकि आप भूलिए मत कि आप एक पत्रकार भी हैं, तो मैं आपसे उनका नाम, खैर। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी जहन में आ रहा है कि क्या विपक्ष, एक जो अभी तक एक सोचने वाली बात है कि क्या विपक्ष अपनी राजनीतिक स्तर से, जो हमारी बात जब एनडीए की करते हैं, यूपीए की करते हैं, तो एनडीए कहीं ना कहीं, कुछ भी कहें लोग, लेकिन कहीं ना कहीं एक हम लोग जहां से देख रहे हैं, लोग एनडीए को ऊपर चढ़ाते हुए देख रहे हैं, और यूपीए अभी भी संघर्ष करता आ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि यूपीए की तरफ से ऐसे कोई नेता हो सकते हैं जो कि उनको फिर से उस राह पे लेके आए और यूपीए की सरकार फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ सके और चुनाव तक आए? मतलब ऐसा कुछ कोई नेता है आपके जहन में? जी, सबसे पहले यूपीए जो आप कह रहे हैं, एनडीए ऊपर बढ़ता जा नजर आ रहा है, यूपीए नीचे घटता नजर आ रहा है। उसके पीछे कारण एकमात्र कारण है, जो यूपीए में जितनी भी पार्टियां है वो विचारधारा उनकी काफ़ी अलग अलग है, कह सकते हैं, पर वो एक विचारधारा पे अटिल नहीं रह सकते। इसलिए बहुत से मतभेद उन यूपीए की पार्टियों के भीतर अंदर ही नजर आ रहे हैं। और देखा जाए, एनडीए की बात की जाए, एनडीए में अभी मुझे ऐसे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि ये यहाँ एनडीए में वन मैन शो, या फिर देखा जाए तो टू मैन शो चल रहा है, जो अब उनका भी मैं नाम नहीं लेना। नाम ले सकते हैं, आप जाहिर सी बात है, योगी मोदी कहेंगे, योगी मोदी हो, अमित शाह हो, ऐसे कई बड़े नेता हैं जो कि एनडीए के तौर पे अभी लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। कर्नाटक हो, अभी जैसे केरल में कई सारे ऐसे कार्य हैं, और मतलब लगातार मतलब कि ऐसे लाइमलाइट में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सबसे बड़ी चीज़ ये आती है अनिरुद्ध कि आप जैसे युवा हैं, एक युवा के तौर पे अगर आप सोचे तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष जो होता है, विपक्ष सत्ता की बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिससे सरकार की जो गलत चीज़ें होती है उस पर विपक्ष का रोकना टोकना, जिससे सरकार सत्ता के पक्ष जो प्रतिपक्ष जो होता है उसमें थोड़ा सा भय होता है कि कुछ गलत काम ना करे, या इनोसेंस जो भी हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी जो वर्तमान में हमारे देश का विपक्ष है, क्या वो सही कर्मों में विपक्ष के प्रति चल रहा है? क्या सरकार को सही मुद्दों पर घेर पा रहा है? जी, देखा जाए तो विपक्ष जो है, जो केंद्र को या फिर सरकार को सही मुद्दों पे घेर नहीं पा रहा है। और देखा जाए तो विपक्ष में भी अब जो ज़्यादातर जो महत्वपूर्ण लोग हैं, एक तो या तो उन पे ईडी की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, उनमें से कुछ चंद लोग जेल के अंदर है, चंद लोग के खिलाफ कोर्ट में केसेस दर्ज हो रखे हैं। तो देखा जाए तो यूपीए जो है केंद्र को एक प्रॉपर पॉइंट पे केंद्र को वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, उनको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए, कि आपने कहा कि ईडी के छापे, सीबीआई के छापे, जिस पे लगातार भाजपा वालों से प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई आप विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप विपक्ष को कुछ बोलने नहीं दे रहे हैं, तो भाजपा वालों ने भी कई बार इसका प्रत्युत्तर दिया है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। बात एक सीधी सी बात ये होती है कि आपने कहा कि विपक्ष की आवाज़ को कम किया, मतलब कि विपक्ष जो है वो घेरे में आता रहा है। तो अभी जैसे कि जो देश की वर्तमान स्थिति चल रही, तो आपका इस पर क्या मत है कि क्या सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सच में विपक्ष की आवाज़ जो होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है? जी, कर रहा है या नहीं, इस पर मैं कुछ बोलूँगा नहीं, पर मुझे लगता है कि जो भी ईडी की कार्रवाइयाँ जो हो रही है वो हो रही है किसी कारणवश वो कार्रवाइयाँ हो रही है। ईडी को जो जितनी लीड्स मिल रही है कि इन पे कार्रवाई हो सकती है, इनसे पूछताछ करो तो इनसे, और कार्रवाई होने के बाद उन लोगों पे जो केसेस है वो दर्ज भी किए जा रहे हैं। ये भी उतनी गौर करने की बात है। या ईडी बिना लीड्स के या फिर बिना सबूत के कार्रवाई करने में भरोसा, ईडी या फिर कोई भी ऐसी संगठन हो जो इंटेलिजेंस हो या फिर जो एंटी करप्शन ऐसी भी कोई भी संगठन ना हो जो बिना लीड के कोई काम नहीं करती, जो बिना लीड के किसी को समन्स नहीं भेजती, बिना लीड के किसी की पूछताछ नहीं करती। तो देखा जाए तो, और इन लोगों के पास ईडी को उन लोगों के खिलाफ सबूत भी मिल रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो दाल में कुछ काला है। इसके तो कहने का मतलब आपका सीधा सीधा यही है कि जब तक जो चोर पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं होता। सही कह रहा हूं मैं? चलिए, अब हम बात महाराष्ट्र की राजनीति करते हैं। चूंकि लोकसभा चुनाव है और लगभग 48 सीटों के आसपास लोकसभा सीटें जो हैं वो महाराष्ट्र में है।
जो कि एक बड़े तौर पे मानी जाती है, और महाराष्ट्र एक अहम भूमिका और सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है। तो जरूरी सी बात है कि अगर चुनाव की बात करें और महाराष्ट्र की बात ना करें तो अधूरा सा लगता है। तो इसी विषय पे अगर महाराष्ट्र की बात करें तो आपको क्या लगता है कि 48 सीटें जो हैं, जिन जिन क्षेत्रों की सीटें हैं, आप महाराष्ट्र में रहे हैं तो महाराष्ट्र से वाकिफ होंगे, तो आपको क्या लगता है कि भाजपा या कोई और, भाजपा या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी या फिर जो भी पार्टी हो, मतलब कि कई पार्टियां हैं जो कि सीधे सीधे बोले तो एनडीए या यूपीए? जी, देखा जाए तो फिलहाल के जो महाराष्ट्र में जो राजनीति, आप गणना के हिसाब, जैसे आप जो रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपने अनुभव के अकॉर्डिंग बताइएगा कि एक रेशियो कि इतने इतने मतलब कि इस प्रकार की। जी ऐसा है, महाराष्ट्र में ही 3 से 4 अलग अलग अंगों में महाराष्ट्र के भी 3 से 4 अलग अलग अंग हैं, जैसे मराठवाड़ा हो गया, खानदेश हो गया, विदर्भ हो गया, पश्चिम महाराष्ट्र हो गया। सो देखा जाए तो हर अंग का, हर भाग का अलग अलग अपना, हर भाग के नेता का अपना अलग अलग उसके क्षेत्र में एक अपना उसका वजन है, उसका वजूद है। देखा जाए तो जैसे हम विदर्भ की बात करें, विदर्भ से अब जो हमारा महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है, जो नागपुर से चुनाव लड़ते हैं, और जैसे देखा जाए तो राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है, जो शरद पवार जी, जिसके माननीय शरद पवार जी जिसके सर्वे सर्वा है, वो बारामती से चुनाव लड़ते हैं। तो देखा जाए तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल की कंडीशन में जो फिलहाल की जो कंडीशन है, महाराष्ट्र की राजनीतिक कंडीशन, उस पर देखा अभी उस पर कुछ भी टिप्पणी देना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि महाराष्ट्र में ऐसी अभी कंडीशन है कि आज कुछ और है, कल कुछ और है। जैसे कि हमें कल ही शरद पवार ने एक स्टेटमेंट दिया कि महाविकास, हाँ उस पर तो आने वाले हैं हम कि आखिर शरद पवार, जिस पे हम बार बार चर्चा करते हैं, शरद पवार, तो अभी जैसे कि उनके कई ऐसे भाषणों से हमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं वो एनडीए के साथ आने की उनकी बातचीत चल रही है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। इसकी कोई पुष्टि नहीं थी, जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे की गुट की शिवसेना ने भी एक टिप्पणी की थी। बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार से शरद पवार लगातार राहुल गांधी के द्वारा किए गए टिप्पणियों पे कि जो अडानी, अंबानी और मोदी के जी के जो संबंध थे, इन तीनों को गिनाते रहते थे, तो उसके ऊपर शरद पवार ने एक स्टैंड लिया, और स्टैंड लेकर जैसे ही उन्होंने उसका विरोध किया कि अडानी अंबानी का जो योगदान है हमारे देश में वो ना भूला, जिसके लिए जो यूपी है, जो कांग्रेस है, वो उसका ऐसा मतलब कि पूरे देश को लगने लगा था, पूरे महाराष्ट्र को लगने लगा कि शरद पवार का एक स्टैंड कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में जाता हुआ नजर आया। तो इसके विषय में आपको क्या लगता है कि क्या भविष्य में, क्योंकि शरद पवार का एक और नया भाषण है जिसमें बोला था कि 2024 में हम साथ रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, इस पर भी एक संशय है, तो क्या आपको क्या लगता है कि इसकी कुछ ना कुछ निशानियां जो भविष्य में भाजपा के साथ या जुड़ने की कोई ना कोई वो निशाना दे रहे हैं या फिर कोई संकेत दे रहे हैं, आप बताएंगे? सबसे पहले मुझे तो मैं शरद पवार के इस जो उनका ये जो मत है कि जिन भी उद्योगपतियों ने देश के लिए योगदान दिया है उनके फेवर में बोलना, उसमें कोई गलत बात है नहीं, उल्टा वो अच्छा है, वो देश के गौरव है, देश के उद्योगपति या देश का गौरव माने जाता है, जिनकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था आज भी टिकी हुई है। और देखा जाए तो और रही बात बीजेपी और राष्ट्रवादी कांग्रेस की एक आने की, वो 2019 में भी 3 दिन की जो सरकार बनी थी, तब भी राष्ट्रवादी कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आई थी। तब भले ही शरद पवार का अजित पवार को ऑन कैमरा या फिर ऑन कैमरा उनका फेवर नहीं था शरद पवार का अजित पवार को, पर क्या पता पीछे क्या पता वो राजनीतिक खेल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये सामान्य से है हमारे देश की राजनीति में कि राजनीति खेल अथवा ये सब तो बहुत सामान्य सी चीज है। लेकिन हमने महाराष्ट्र की बात की, हमने लोकसभा चुनाव की बात की जो शुरू से करते आ रहे हैं, और एक सवाल अभी भी मन में यही बना हुआ, और इस पे हम लोगों ने लोगों का मत भी जाना कि भाई आखिर जो आप वोट करेंगे तो विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा किसे देखकर वोट करेंगे। कई सारे प्रश्न हैं और उत्तर कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, अनिरुद्ध हो या हम हो, सब अनुमान लगाए जा रहे हैं एक रेशियो के आधार पे, क्योंकि लोगों में एक बातचीत चल रही है कि नरेंद्र मोदी के अलावा जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, क्या अनिरुद्ध मैं सही बोल रहा हूं ना, कि नरेंद्र मोदी के अलावा आखिर चेहरा जो होगा प्रधानमंत्री का वो कौन होगा। क्योंकि यूपीए की तरफ से अभी जैसे एक बड़ा खुलासा हुआ था और लोग अचंभित हो गए थे इस प्रकार से कि नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्ष को एक करने की कोशिश कर रहे थे, और लगातार दिल्ली में आए, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, राहुल गांधी से मुलाकात की, कई बड़े बड़े, अभी हाल में ममता बनर्जी से मुलाकात की, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं विपक्ष, और लग रहा है भी, हाँ नहीं, कि विपक्ष
अपने आप को एकजुट करके 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसमें एनडीए को एक बड़ा टक्कर देती हुई नजर आ रही थी। लेकिन इस पर भी एक संशय है, और हम लोगों ने जब लोगों से बातचीत करी तो उसमें हमें यह साफ तौर पे पता चला कि भाई नरेंद्र मोदी के अलावा यूपीए कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं दे पा रहा है जिससे प्रभावित होकर लोग उन्हें वोट करें। खैर, ये सवाल हमारा जारी रहेगा और ये सवाल आपके लिए भी जारी रहेगा। अगर आपको लगता है कि विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं, हम आपके उत्तर को दिखाएंगे, लोगों को दिखाएंगे और उसके आधार पे हम अपना एक अनुपात निकालेंगे कि आखिर वो चेहरा होगा तो कौन होगा। तो बाकी के भी खबरों के लिए, जो बाकी के देश की राजनीति की खबरों के लिए बने रहे हमारे इस स्पेशल शो नजरिया के साथ। मैं शुभम पाठक, कैमरामैन शिवम के साथ। धन्यवाद।